हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। पॉलिटी की इस सीरीज़ में आज हम आपके सामने महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके लिए एसएससी, रेलवे, बैंक एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए इस सीरीज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है उसे हम भारत का महान्यायवादी, इसे हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है भारत का महान्यायवादी। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और ये संसद की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इन्हें मत देने का अधिकार भी नहीं होता है। संसद को संबोधित कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल का पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्राप्त होता है। तो भारत के राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। इसको हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर परामर्श और हमारी सरकार का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार का प्रतिनिधि के रूप में जो होता है अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और यही हमारे कानूनी विषयों पर परामर्श भी देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होते लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल। वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है और संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य नहीं होते हुए कौन भाग लेता है? तो संसद की प्रत्येक कार्रवाई में संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी भारत का जो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग लेता है। क्यों? और ये हमारे सरकार का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, हमारे सरकार के प्रतिनिधि बनकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले तो सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता? तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते हैं, तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल होते हैं ये मतलब किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन मत नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इनको मत देने का अधिकार नहीं है। इनका पद राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत में एक महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी जो सरकार का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में करेगा? तो वो अनुच्छेद 76 में कहा गया है, अनुच्छेद 76 में कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो कौन जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं? राष्ट्रपति, तो ये कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, इनका जो पद है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद को धारण करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। तो किसी राज्य का जो है उच्चतम विधि अधिकारी को हम क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं। जनरल के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्य सहकर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सहकर्ता आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सहकर्ता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है।
जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो जिला कलेक्टर जो होते हैं वो किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो सभागायुक्त के मतलब अंडर में वो कार्य करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार के सर्वोच्च शासनिक अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार के जो सर्वोच्च शासनिक अधिकारी हैं वो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव हैं। भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्य का, जैसे कि हमारे जो केंद्र में है वो उस केंद्र में जो विधि अधिकारी होते हैं उसे हम महान्यायवादी कहते हैं। इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन जो राज्य में होते हैं उन्हें हम हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा एडवोकेट जनरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये राज्य का प्रतिनिधित्व हाई कोर्ट में करते हैं। ठीक है, और जो केंद्र का प्रतिनिधित्व है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पे केंद्र सरकार होगा। एक मिनट, यहाँ पे केंद्र सरकार होगा। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है? केंद्र सरकार के जो व्यय है वो उसकी नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है? उसकी जांच कौन करता है कि कितना खर्च हुआ, कितना वो हुआ? तो वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तहत ये किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CGA किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेख परीक्षक के रूप में काम करते हैं? तो वो संघ तथा राज्य सरकार के लिए कार्य करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है संघ तथा राज्य सरकार के लिए। ये CGI जो होते हैं वो ये तय करते हैं कि हमारी जो व्यय हो रहा है, सरकार जो हमारा खर्च कर रही है वो कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही है, उसका जो है ये लोग रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट से ये तय होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है तो वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है संविधान द्वारा जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा पद का सृजन किया गया है। करेक्ट आंसर है संविधान द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो भारत के जो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 48 के तहत की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 48 के तहत ये कहा गया है कि भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो सारे व्यय की जांच करके रिपोर्ट तैयार करेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत की सदन के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों में ये बात चलेगी कि उनके द्वारा ये डिस्कशन किया जाएगा कि इन्हें हटाने जाने का। अगर उनके द्वारा ये तय हो गया कि इन्हें हटा दिया जाए तो राष्ट्रपति इन्हें हटा देगा। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत की संसद के दोनों सदनों से संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो ये जो प्रतिवेदन के आधार पर समिति है जो कार्य करती है, प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जो है लोक लेखा समिति कार्य करती है।
कार्य करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन देता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना जो प्रतिवेदन है, अपना प्रतिवेदन जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो राष्ट्रपति को देता है। जो इसकी रिपोर्ट होती है सारी वो राष्ट्रपति को देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों पे मतलब उसकी जांच करने की जिम्मेदारी किसकी होती? तो उसकी जांच करने की जो जिम्मेदारी है वो संसद की होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए अब यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे CAG होगा। CAG का कार्यकाल यहाँ पे होगा। CAG का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र हैं। तो ये गलत है, ये सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये सही है, इसका आंसर होगा ये। लेकिन उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भारत की संचित नीति, ये भी सही है। लेकिन ये जो करेक्ट आंसर इसका होगा, ये पहला वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता। उनकी जब कार्यकाल उनका समाप्त हो गया है तो उन्हें हटा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया था? तो वो थे A.K. चंद्रा। इसका करेक्ट आंसर है A.K. चंद्रा। ठीक है, ये सेवानिवृत्त होकर ये महालेखा परीक्षक एवं वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया था इन्हें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।